अस्पताल में ही रविशंकर के दोस्त रामप्रकाश का कॉल आया कि उनकी वाइफ लेबर पेन में है। रविशंकर ने 1000 रुपये निकाले और हॉस्पिटल में ही मेरे मुंह पे फेंक दिया। बोला मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जाइए कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं अकेले कैसे मेहनत करूँगी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अपना इलाज करा करके बस। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, ब्लॉग्स, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चल रहा था मेरी लाइफ में। 2009 में जब मुझे बच्चा हुआ, बेटा हुआ, मैं खुश थी ये सोचकर कि मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, पर चीज़ें और बिगड़ गई बच्चे के होने के बाद। फैमिली वालों को ये हो गया कि भाई बेटा हो गया है, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जिठानी को मेरी ये लगा, मेरी सास को ये लगा कि अब बच्चा हो गया इसको, तो मेरी बेटियों का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी शादीशुदा बेटियों के ससुराल का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि दामाद तो निकम्मे हैं, सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फौजी रविशंकर की है ना, उनके कंधों पे है। पहले होता तो शायद वो मेरे बच्चों को मार भी देते, पता, बट ये लोग ना मुझे मेंटली और फिजिकली फिर और ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। मेंटली ऐसे टॉर्चर करते थे कि जैसे बच्चा था, जब तक मैं उसे अपना दूध पिलाती थी तब तक सब कुछ ठीक था। ये होता था कि मुझे खाना बेशक नहीं मिल रहा, पर मेरे बच्चे का पेट भर रहा है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात ये होती। पर एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी आया कि मैं दूध पिला नहीं सकती थी अपने बच्चे को। कुछ मेडिसिन मेरी चल रही थी और मैं अपने सास से बोल रही थी कि मम्मी जी मुझे दूध दे दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। दूध था, बेचा जाता था, रविशंकर भी घर में थे, रविशंकर को दूध मिलता था, तो मैं उनसे ये बोलती थी कि ठीक है, आपकी मम्मी आपको पीने के लिए दूध दे रही हैं, तो ऐसा करो आप वो दूध मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे को पिला दूँ। तो रविशंकर का है नहीं, मेरी मम्मी देती है। भाभी तक को दूध मिलता था, मेरी जिठानी को भी दूध मिलता था, पर मुझे और मतलब नहीं मिलता था कि मैं बच्चे को पिला सकूँ। मैं बच्चे को चीनी पानी पिला करके रखती थी। 2-3 दिन बीत गया, जब मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई तो मैंने रविशंकर से बोला ठीक है, अगर आपकी मम्मी नहीं दे रही है, रोज़ रोज़ कलेश करने से अच्छा है आप जा करके डिब्बे वाला दूध मुझे दे दो लाके, लैक्टोजन। मैंने रविशंकर से ये बोला। रविशंकर को बहुत प्रेशराइज करने के बाद रविशंकर तैयार भी हुए, पर रविशंकर गए। मुझे तो लगा रविशंकर दूध लेने के लिए गए हैं लालगंज, पर रविशंकर दूध लेने की बजाय रविशंकर रायबरेली चले गए। मेरे पापा को लेके आए, घर में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पंचायत हुई। अब आप एक फौजी पिता की मेंटालिटी को समझिए कि जो इंसान 2009 में, मुझे नहीं पता मेरे पति की पेमेंट कितनी थी, पर शायद इतना गरीब भी फौजी ना रहा होगा कि अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ला सकता था, या फिर दूध कहीं से दिला नहीं सकता था, व्यवस्था नहीं कर सकता था। पर अगर वो व्यवस्था करता, रविशंकर अगर व्यवस्था करते दूध की, तो उसमें पैसे खर्च होते, उनकी मम्मी का कहना था। मेरे ससुर जी का कहना था कि ये बच्चा बार बार दूध क्यों मांगता है, दूध क्यों रोता है ये। उन्हें ये नहीं पता है कि बच्चे को भूख लगती है और उसे दूध चाहिए होता है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि फौजी से शादी करने के बाद भी मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता था। चलिए वो मैं मान लूँ, मैं बड़ी थी, मैं सब्र कर लेती, पर बच्चा जब बिलख रहा था तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। कई बार तो ऐसा भी मेरी लाइफ में दिन आया है बच्चा होने के बाद कि रविशंकर की जब ज़रूरत मुझे पड़ी और रविशंकर छुट्टी पे थे, बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, तो रविशंकर मेरे मुंह पे पैसा फेंक के चले गए भरे अस्पताल में कि लो तुम अपने बच्चे का इलाज करा लेना, क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी को बच्चा होने वाला और मैं नहीं जाऊँगा तो डिलीवरी नहीं होगी। मैं अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में अकेले उसको ले करके पड़ी थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको वीको लग रखा था, उसको ग्लूकोज चढ़ रहे थे। रविशंकर ही मुझे मेरे बच्चे के साथ अस्पताल लेके गए थे।
अस्पताल में ही रविशंकर के दोस्त रामप्रकाश का कॉल आया कि उनकी वाइफ लेबर पेन में है। रविशंकर ने 1000 रुपये निकाले और हॉस्पिटल में ही मेरे मुंह पे फेंक दिया। बोला मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जाइए कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अपना इलाज करा करके बच्चे का घर चली जाना। मैंने कहा मैं परेशान हो जाऊंगी क्योंकि हॉस्पिटल है, मैं कैसे मैनेज करूंगी हर एक चीज़। रविशंकर बाइक उठाए और चले गए क्योंकि उनकी दोस्त की वाइफ को बच्चा होना था। मुझे तब भी ये लगता था ना कि शायद आज नहीं कल तो रविशंकर समझ ही जाएंगे, सुधर जाएंगे, क्योंकि लोगों के मुंह से मैंने ये सुना था कि एक बच्चा होने के बाद ना एक बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर मेरी लाइफ में बद से बदतर होता चला जा रहा था सब कुछ। उस दिन मैं अस्पताल में बैठे बैठे रो रही थी। अकेले सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ रहा था। साल भर के बच्चे को लेकर के अकेले मैनेज करना पड़ रहा था और उसके पिता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो ये चिंता थी कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त की बीवी को बच्चा कैसे होगा। ना मुझे पति का प्यार पहले मिला, ना मुझे पति का प्यार पहले मिला, अब ना मेरे बच्चे को पिता का प्यार मिल रहा था। हम दोनों के साथ ही गलत हो रहा था। रविशंकर फौज की नौकरी तो करते थे पर सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। मुझे नॉर्मल खर्चे भी मेरे पापा और मेरे घर वाले ही देते थे, मेरे मायके वाले ही देते थे। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मेरे मायके वाले ही देते थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे उनसे बोलना पड़ रहा था। रवि के पास पैसे थे, पर रवि के पास पैसे थे तो रवि को अपनी सिस्टर का, उनके बच्चों का, उनके पति का, मेरी जिठानी का, जिठानी के बच्चों का, जिठानी की सिस्टर हैं उनका और उनके बच्चों का। रविशंकर के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। सिर्फ एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी तरह तबाह कर दी कि फौजी अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ये भ्रम मेरा धीमे धीमे टूट गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी ये था कि चलो अच्छा शायद कभी सही हो जाएगा। धीमे धीमे टाइम बीता, चीज़ें ठीक नहीं हुई, बद से बदतर होती चली गई। रविशंकर का व्यवहार मेरे और मेरे बच्चे के प्रति कभी नहीं ठीक हुआ। भरे समाज में मेरी बेइज्जती करना, मारपीट, गाली गलौज, शराब पी के नौटंकी करना, ये रविशंकर की शुरू से ही आदत थी। इवन मेरी सिस्टर की जब शादी हुई तब भी रविशंकर ने झगड़ा किया। मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी 24 फरवरी 2014। घर में खुशियां थी। मेरे पति मेरे हस्बैंड जो फौज में, उनके अलग ही नाटक थे। शराब पी के नाटक करना, बदतमीज़ी करना, बेइज्जती करना, रिश्तेदारों के सामने गाली गलौज करना। ये आए, इन्होंने यही किया। जितना बेइज्जती ये रिश्तेदारों के सामने भरे उसमें शादी के घर में कर सकते थे, माँ बहन की गालियाँ देना, इन्होंने बहुत किया। विदाई के दिन, विदाई के टाइम पे ये थे ही नहीं घर पे। जब विदा हो गई है मेरी सिस्टर, 25 तारीख को मेरी बहन की विदाई हो गई, रविशंकर घर में आए, लड़ाई किए, सोने के कंगन की मांग कर रहे थे ये और रामप्रकाश, इनके फ्रेंड्स। अब आप सोचिए रामप्रकाश का इतना वो चल रहा था मेरी लाइफ में कि मेरे ही मायके में बैठ के मेरे पापा से कह रहे थे कि आप सानू को सोने के कंगन क्यों नहीं दे देते। मेरे घर में सोने की कंगन की लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा सोने के कंगन मुझे चाहिए ही नहीं। और फिर जब मैं नहीं बोल रही हूँ तो तुम कैसे, मतलब एक पति का दोस्त कैसे बोल सकता है कि सानू के पास कंगन नहीं है, आप कंगन नहीं दिखाई देते, आप कंगन दे दो।
जिसके खुद के घर में खाने को नहीं होता, वो पति की कमाई पे मेरे ऐश कर रहा है। वो दोस्त बोलता है मेरे पापा से कि आप शानू को कंगन दे दो, शानू के पास भी तो सोने के कंगन नहीं है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये चीज़ बोली जा रही थी। मेरी सिस्टर की शादी में सोने के कंगन की डिमांड की जा रही थी मेरे लिए। मैंने मना कर दिया कि मुझे कंगन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ सोने के कंगन, तो मुझे नहीं चाहिए। इस पर मेरे पति गुस्सा हो करके मुझे नहीं लेके गए, मेरे बच्चे को लेके बैग उठाया, मेरे बच्चे को लिया और ये वहाँ से निकल गए। मैं वहाँ पे रो रही थी। मेरा बच्चा तब 6 साल का था। 6 साल के बच्चे को इन्होंने लिया, बाइक पे बिठाया अपने दोस्त के साथ, राम प्रकाश के साथ, और लेके चले गए। मैं रो रही थी, बहुत परेशान थी। फिर मेरे पापा ने रविशंकर के घर में कॉल किया, बोला ठीक है तुम बच्चे को ले जा रहे हो, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, तो मैं भी फिर केस किए दे रहा हूँ जब तुम्हारे रोज़ के ही नाटक हो रखे हैं। जब ये सुना तो मेरे नंदोई जो हैं, मेरे रविशंकर के जीजा रघुनाथगंज के, वो दौड़े दौड़े आए, मुझे लेके गए। 1 हफ्ते बाद रविशंकर की सिस्टर की शादी थी। रविशंकर मुझे वहाँ से ले तो गए मेरे मायके से, काफ़ी रिश्तेदार थे। ये सारा तमाशा मेरे रिश्तेदारों के सामने हो रहा था। मतलब बच्चे को ले गए, गाली गलौज किया, सोने के कंगन की डिमांड, ये सब भरे घर में हो रहा था। बेटी विदा हुई है उसके बाद ही ये तमाशा चालू हो गया मेरे सर मायके में, मेरे पति और उनके दोस्तों द्वारा। और मेरा बैग फेंक करके रविशंकर जो गए थे वो भी सब मेरे रिश्तेदारों के ही सामने हुआ था। रविशंकर वहां से लेके तो गए, पर उनका यही था कि मैं मार डालूंगा, ये वर्ड थे रविशंकर के। मैं भी कुछ नहीं बोली। सबको ये लगा कि गुस्से में रविशंकर ने ये चीज़ बोल दी। 1 हफ्ते बाद मार्च में ही 2014 में रविशंकर की सिस्टर की शादी थी, 3 या 4 मार्च को। 24 फरवरी को मेरी बहन की शादी थी, और 3 या 4 मार्च में 2014 में ही मेरी नंद की शादी थी। 1 हफ्ते का सिर्फ अंतर था। 1 हफ्ते बाद ही मुझे ससुराल में करंट लग जाता है। सोची समझी चाल मेरी जिठानी, मेरे पति, मेरे ससुराल वालों की। हमने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। हाँ, ये हुआ था कि जो है इलेक्ट्रिशियन को ढूंढा जा रहा था उस टाइम पे मारने के लिए, भैया पीटने के लिए जो देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे करंट लगा था तो मुझे 2 से 3 घंटे आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे पापा और मेरे मामा के लड़के, मेरे भाई जो सगे भाई हैं, वो लेके गए थे। रविशंकर तो अपनी बहन की शादी में बिजी थे पहले, बाद में वो गए हैं पीछे पीछे बाइक से, साथ में नहीं गए। पर बाद में मेरे यहाँ इस चीज़ के लिए भी पंचायत हुई थी कि जानबूझ के सानू ने लगाया था। पर रियलिटी ये थी कि मेरे जेठ और जिठानी इन लोगों का था, क्योंकि जेठ ने ही इलेक्ट्रीशियन को फिर बाद में पैसे दे करके भगा दिए थे। जब हम लोग हॉस्पिटल से आए और उस इलेक्ट्रीशियन को ढूंढा गया, क्योंकि मैंने मना किया था कि मत वो करो, और बार बार वो मेरे ही कमरे में आ करके वो मेरे बेड पे, मेरी अलमारी पे जो है लगा रहा था, रॉड बांधने के लिए कर रहा था, कि मुझे बार बार बोला जा रहा कि आप चाहिए यहाँ रॉड बांध दो, वहाँ रॉड बांध दो। और उस पिलर में भी मैंने मना किया था कि भैया इस पिलर में आप रॉड मत बांधिएगा और नंगा तार कहीं पे भी मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ किसी को करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। उसके बावजूद भी उसने वो चीज़ की। बाकी सारे पिलर्स पे जब जो है उसने रॉड लगाई तो उसने टेप किया वायर को, पर जब उस तरफ के पिलर पे लगाया जो मेरी रूम की तरफ था, उसको उसने नंगा तार छोड़ दिया। इसका मतलब कि वो जगह मैं बार बार यूज़ कर रही थी आने जाने के लिए, मैं ही ज़्यादातर यूज़ कर रही थी क्योंकि वहाँ पे मेरा कमरा था। तो इन लोगों की सोची समझी साजिश थी कि मुझे मार डाला जाए, और ऐसे में अगर मैं मर गई तो किसी के ऊपर शक भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर रविशंकर को थोड़ा सा भी ये होता ना कि नहीं इलेक्ट्रीशियन की गलती की वजह से हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन को कुछ ना कुछ तो लोग बोलते ही। पर इन लोगों ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे करके भगा दिया, रात में ही भगा दिया। मेरे अस्पताल के आने से पहले ही उसका बिल क्लियर हो गया और वो भाग गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश की जाती थी। हफ्ते भर बाद पंचायत हुई।
मुझे खड़ा किया गया पंचायत में कि इस औरत ने जानबूझ के अपने आप को करंट लगाया। रामवरण जी आए थे प्रधान, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे कोई अपने आप को करंट लगा सकता है। मैं इसके लिए बोलूँगी, जो रामवरण जी थे गांव के प्रधान उस टाइम के, तो वो सोच समझ के फैसला लेते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि रविशंकर उस गांव के हैं तो मैं उनके पक्ष में फैसला लूँ, या फिर सानू अदर गांव से आई है तो मैं उनके पक्ष में फैसला लूँ। ये चीज़ नहीं करते थे, वो सच का साथ देते थे। उसके बाद मार्च हुआ, उसके बाद ही मुझे कुछ दिन बाद ससुराल से निकाल दिया गया। इन्हीं सब झगड़ों के बाद मेरे जेठ मुझे मारने जा रहे थे, लाठियों से पीटने जा रहे थे, लाठियों से। आपको पता है, मैंने ये बात अपने पापा को नहीं बताई थी, पर ये बात 2-3 गांवों में हो गई थी बाद में कि रविशंकर के बड़े भाई सानू को मारने जा रहे थे रात में लाठी से। तो जो है घूमते घूमते मेरे पापा के कानों में भी पहुंची थी ये बात। तो मेरे पापा ने बोला भी था कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि अपनी छोटे भाई की बीवी को मारने के लिए बोल सकता है। और रविशंकर वहीं खड़े थे, रविशंकर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये बात कई लोगों को पता है कि उनके भाई ने मुझे, रविशंकर के बड़े भाई ने मुझे मारने के लिए, मुझे पीटने के लिए लाठी उठाई थी। पर मैंने तब भी पुलिस कंप्लेन नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, फैमिली मेम्बर्स हैं। और सबसे ज़्यादा तो उनका यही था ना कि सारा खर्चा रविशंकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी वाइफ को यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। और मैं अगर बोलती हूँ तो सबको बुरी लग जाती है वो चीज़, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। घर की बातें अभी तक मैं बाहर इसलिए नहीं बोल रही थी कि मुझे लग रहा था चलो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, पर अभी रविशंकर का हो गया है, पानी सर से ऊपर चला गया है। इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें खुल के बोलनी पड़ रही है। और जो आसपास के लोग होंगे ना, उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी कि नहीं कैसे है क्या है। तो एक फौजी पति और एक फौजी पिता होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कलेश, दुख, तकलीफ़ें बनी थी। ना मुझे पति का प्यार मिल रहा था और ना ही मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिल रहा था।